My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions from the topic of ratio that have appeared in SSC GBO examination. Start करते हैं session, and if you have not already subscribed to the channel, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में also press the bell icon. एंड अगर सेशन पसंद आता है उसको लाइक ज़रूर करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना मैथोलॉजिकल. सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 45 सेंटीमीटर टू 1.8 मीटर्स. तो शुरू में थोड़े से इजी क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा. 45 सेंटीमीटर टू 1.8 मीटर्स, सो दिस इज बेसिकली 45 इन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में 1.8 मीटर हो जाएगा 180. 45 by 180, दैट इज 1:4. स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन, the ratio of number of men and women participating in a cultural fest is 3:4. If number of women is 192, then determine the number of men participating in the fest. तो रेशियो गिवन हमें men is to women का 3:4. So 4 unit is equal to 192 number of women. तो 1 unit हमारा हो जाएगा equal to 48. तो number of men आ जाएगा 3 into 48, which is equal to 144. So number of men will be 144. Okay. Next question. If A is to B is equal to 3:4 and B is to C is equal to 4:7, तो A plus B plus C divided by C का वैल्यू क्या होगा? A is to B and B is to C गिवन है हमें 3:4 and 4:7. अब इस क्वेश्चन में चीज़ें आसान है, बिकॉज B का वैल्यू दोनों केसेस में सेम ही गिवन है, तो स्ट्रेट अवे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A is to B is to C, दैट इज 3:4:7, एंड हेंस A plus B plus C divided by C will be equal to, अगर A हम 3 यूनिट्स मान लें तो A plus B plus C will be 3 plus 4 plus 7 and that divided by 7. So which will be equal to 2 only. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A plus B plus C डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? A plus B plus C डिवाइड बाई C स्क्वायर, और 7 टाइम्स ऑफ A plus B plus C डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, तब वैल्यू क्या होगा? पॉज करके एक बार सोचो इस बात को. द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर बिकॉज इन एक्चुअलिटी हम यहाँ पे वैल्यूज एज्यूम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में भी हमारी वैल्यूज हैं A B C डिवाइड बाई C, डायमेंशन सेम है. ठीक है, कि अदरवाइज एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमें रेशियो गिवन है, हमें एक्चुअल वैल्यूज तो पता ही नहीं है. तो वी कैन से कि A इज इक्वल टू 3K, B इज इक्वल टू 4K एंड C इज इक्वल टू 7K. तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ABC की इन एक्चुअलिटी, तो वी आर पुटिंग 3K 4K एंड 7K. ठीक है, सो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू 7 प्लस 7 14K और डिवाइड बाई 7K. अब K कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2. बट यही काम जब 7 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई C स्क्वायर में करेंगे तो K कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर डिपेंड करेगा K पे. दैट इज वाई वी कैन नॉट डिटरमाइन अ यूनिक वैल्यू फॉर दैट. ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 14K और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 7K होल स्क्वायर. So this will be 2 into 7 square into K divided by 7 square into K square. So this becomes 2 upon K. तो अगर K इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू 2 होगा, K इक्वल टू 2 होगा वैल्यू 1 होगा, K इक्वल टू 3 होगा वैल्यू 2/3 होगा, एंड सो ऑन. दैट इज वाई आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में गिवन है तो एक बार चेकआउट जरूर करना है कि जो वैल्यूज है हमारा न्यूमरेटर में सारी की सारी वैल्यूज क्या है, सम है और डिनोमिनेटर में है. ठीक है, ओके. और यहाँ पे एक चीज़ और आसान थी हमारी कि बी का वैल्यू दोनों केसेस में सेम था. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट होता, लेट अस से क्वेश्चन कहता कि A is to B is equal to 2:3 and B is to C that is equal to 4:5. So what is the value of A is to B is to C? तो हमें B की वैल्यू दोनों केसेस में इक्वल करना पड़ेगा. इसके लिए क्या करते हैं, B का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है, और फर्स्ट रेशियो में और सेकेंड रेशियो में वैल्यू 4 आ रहा है. तो एक तरीका तो ये है कि दोनों वैल्यूज को इक्वल करो. अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि A by B is equal to 2/3 एंड B by C is equal to 4/5, तो B का वैल्यू दोनों केसेस में इक्वल करना है. तो फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सेकेंड केस में मल्टीप्लाई बाई 3. अब रेशियो हमारा आ गया A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ गया C इज इक्वल टू 15, यानी कि 8:12:15 इज द रेशियो ऑफ A इज टू B इज टू C. अगर रेशियो में लिखा है तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान है. कैसे करोगे कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, B वही सेम C के आगे लिख दो, और फिर 4 ये जो B के नीचे लिखा हुआ है ये A के नीचे लिख दो. अब मल्टीप्लाई कर दो रिस्पेक्टिव वैल्यूज को. तो 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 5 15. सो A इज टू B इज टू C विल बी इक्वल टू 8:12:15. अगर हमारे पास लेट से 3 रेशियोज होंगे तब भी यही काम करेंगे. लेट से फर्स्ट रेशियो है हमारा 2:5, सेकेंड रेशियो है 3:4 और थर्ड रेशियो है 3:2.
5. सो ऑन राइट ऑफ बी 5 5 लिख दो, 4 के राइट में 4 लिखोगे, 3 के लेफ्ट में 3 लिखोगे, और इस 3 के लेफ्ट में भी 3 लिखोगे. अब मल्टीप्लाई कर दोगे रेस्पेक्टिवली 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18 इज टू 45 is to 60 is to 100. So 18 is to 45 is to 60 is to 100. This will be our ratio of A is to B is to C is to D. Okay. Next question करते हैं. A, B and C have amounts in the ratio of 3 is to 4 is to 5. First B gives 1/4 to A and 1/4 to C. And then C gives 1/6 to A. So what is the final ratio of amounts of A, B and C? Initially A, B and C का ratio है 3, 4, 5. मान लेते हैं 3, 4, 5 ही अमाउंट है इनके पास में. Then B is giving 1/4 to A and 1/4 to C. तो अगर 1/4 A को दे दिया, 1/4 C को दे दिया, B के पास कितना बचा होगा? 4 - 2, हाफ तो खत्म हो गया होगा. तो नाउ रिमेनिंग अमाउंट विल विद B is equal to 2, with A is equal to 4, with C is equal to 6. So 4 is to 2 is to 6 is the new ratio. And after that C is giving 1/6 to A. So 1/6 A को दे दिया. So final ratio will be 5 is to 2 is to 5. Option D is the answer. Okay. Next one. If A is to B is equal to 3 is to 4, B is to C is equal to 8 is to 9, and C is to D is equal to 2 is to 3, then value of AD upon B square to the power 1/4 क्या होगा? AD by B square to the power 1/4 क्या होगा? ठीक है. तो AD by B square बेसिकली है A upon B इंटू D upon B, और इसका पावर चाहिए मैं 1/4. A by B तो स्ट्रेट अवे गिवन है, वैल्यू पुट कर दोगे 3/4. D by B निकालना पड़ेगा. B by C पता है, C by D पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे B by C इंटू C by D, तो B by D आ जाएगा, और उसी का रेसिप्रोकल D by B होगा. तो 8/9 इंटू 2/3 16/27. सो 27/16 हो जाएगा D by B टू द पावर 1/4. 27 इंटू 3 इज 81 डिवाइडेड बाई 64, और इसका पावर चाहिए 1/4. 81 होता है 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4, और 64 हुआ 2 टू द पावर 6, 2 टू पावर 6 टू द पावर 1/4. डिनोमिनेटर में तो 3 टू द पावर 4 टू पावर 1/4 3 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 टू द पावर 3/2 यानी 2√2. 3/2√2 विल बी आवर आंसर. बट ऑप्शन में 3/2√2 गिवन नहीं है, तो रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय 4. ऑप्शन डी. ओके. Next question. Two numbers are in the ratio 5 is to 11. If 5 is added to the first number and 4 is subtracted from the second number, the ratio becomes 5 is to 8. So what is the sum of two numbers? Numbers का ratio है 5 is to 11. और फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें सम ऑफ द नंबर्स चाहिए. ठीक है. तो 5 is to 11 अगर रेशियो आ रहा है तो दोनों का सम क्या आएगा? 16 यूनिट्स आएगा. अगर पहला नंबर हमारा 5 यूनिट्स है, सेकंड नंबर 11 यूनिट्स है, सम क्या होगा? सम विल बी 5 + 11 16 यूनिट्स, यानी कि सम हमारा 16 का मल्टीपल होगा. और ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 16 का मल्टीपल है 64, तो बाकी कोई तो आंसर होगा नहीं. डेफिनेटली ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, बिकॉज एक ही ऑप्शन हमें ऐसा गिवन था जहाँ पे कि 16 का मल्टीपल गिवन था. ठीक है. अदरवाइज कैलकुलेशन हमें करना पड़ता, तो कैलकुलेशन करके देखेंगे. बट द पॉइंट इज कि ऑप्शंस का यूज ऐसे क्वेश्चंस में जरूर करना है. तो पहले अटेंटिव रहना है. जैसे ही तुमने देखा कि तुम्हें अल्टीमेटली सम ऑफ द नंबर्स फाइंड आउट करना है, नंबर्स का रेशियो गिवन है, तो एक बार चेकआउट कर लो ऑप्शंस को पहले. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है 5 को ऐड करोगे फर्स्ट नंबर में, 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड नंबर में, रेशियो हमारा बन जा रहा है 5 is to 8. तो अगर फर्स्ट नंबर 5x है, सेकंड नंबर लेटर से इज 11x, तो 5x + 5 डिवाइड बाई 11x - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5/8. अब न्यूमरेटर 5 वैसे भी कॉमन आ रहा है, तो 5 × x + 1 बाई 11x - 4 दिस इज इक्वल टू 5/8. 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8x + 8 इज इक्वल टू 11x - 4. तो 3x इज इक्वल टू, एक सेकेंड 8x + 8 इज इक्वल टू 11x - 4. हाँ ठीक है, 12 आ जाएगा. 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 16 × 4 हमारा सम आ जाएगा 64. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स studying in 3 schools A, B and C is 3 is to 4 is to 7. If number of students in the schools is increased by 30%, 20% and 10% respectively, so what will be revised ratio of number of students in schools A, B and C? क्योंकि 30%, 20%, 10% निकालना है, यानी 3/10, 2/10
एंड 1/10। तो पहले ही वैल्यूज को ए बी सी में 3 4 7 है, 30 40 70 मान लेते हैं। ए में इंक्रीज आया है 30% का, 30% ऑफ 30 विल बी 9, 3/10 है तो 9 आ जाएगा, 9 ऐड कर दोगे 39 वैल्यू आ जाएगा। बी में इंक्रीज आया 20%, 20% ऑफ 40 विल बी इक्वल टू 8, ऐड 8 कर दोगे तो 48 आ जाएगा। और सी में 10% यानी कि 7 का इंक्रीज आएगा 77, 39:48:77, दैट विल बी आवर फाइनल रेशियो, ऑप्शन डी। ओके, next question. In a school, ratio of boys to girls is 4:5. When 100 girls leave the school, the ratio becomes 6:7. What is the percentage increase in the number of boys correct to 1 decimal places? Percentage increase in number of boys. तो कुछ भी कैलकुलेशन ऐसा यहाँ पे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं, हमें करना क्या है प्रिसाइसली, हमें चाहिए इस क्वेश्चन में कि हमारा इनिशियली परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या था, फाइनली परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या था, और दोनों में डिफरेंस क्या है, इंक्रीज कितना है। तो इनिशियली बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 4:5, तो टोटल इज 9, so boys are 4/9, which is 44.44%. फाइनली रेशियो है 6:7, यानी टोटल 13 है, 13 में से 6 बॉयज हैं तो 6/13, रफली वैल्यू क्या आएगा, 1/13 इज 7.7%, 7.69% होता है प्रिसाइजली, तो 7.7% मान लेते हैं, तो 6 इंटू 7.7%, वैल्यू आ जाएगा 42 + 4.2 46.2%। डिफरेंस हमारा आएगा 46.2 - 44.44, विच इज रफली 1.56 प्लस 1.2 सॉरी 0.56 + 1.2, तो 1.75 के आसपास का वैल्यू हमारा आ जाएगा परसेंटेज में, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि और प्रिसाइज हम अगर वैल्यू 7.6 नहीं रखते तो वैल्यू हमारा आता 46.14%, तो 1.7 हमारा ऑलमोस्ट आंसर आता है उस केस में। ठीक है, अगर जस्ट इन केस 1.8% भी गिवन होता तो हमें वैल्यू और भी एक्यूरेट रखने की जरूरत थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो 6/13 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6.5 - 0.5/13, बिकॉज 6.5/13 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 - 1/26। अब 1/2 होता है 50%, और 1/26 का परसेंटेज निकालना है, 100/26 करोगे तो क्या जाएगा 50/13। ठीक है, विच इज 3 एंड 11/13, 3.85 रफली, यानी कि आंसर आ जाएगा 46.15%। ठीक है, वैसे याद रखोगे कि 1/13 हमारा 7.69% होता है, तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 friends Kamal, Vishal, Shan divide rupees 1105 amongst them in such a way that rupees 10, rupees 20, rupees 15 are removed from the sums that Kamal, Vikas and Shan received respectively, and finally share of sums that they got will be in the ratio of 11:18:24. So how much did Shan receive? Shan ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अगर हम 3 फ्रेंड्स हैं जिनको हमने डिवाइड किए हैं ₹1105 इन सच ए वे दैट ₹10, ₹20, ₹15 अगर हम रिमूव करेंगे सम्स में से जो रिसीव किए उन्होंने, तब जो शेयर है उनका वो रेशियो में होगा 11:18:24, है कि नहीं, रिमूव करने के बाद में, रिमूव करने के बाद में। तो एक अप्रोच तो ये है इस क्वेश्चन में कि हम अल्टीमेटली वैल्यूज फाइंड आउट करें और फिर आंसर अपना निकालें, बट उससे बेटर अप्रोच क्या होगा कि अगेन ऑप्शंस दिए हैं हमें और हमें ये पता है कि इफ़ वी आर रिमूविंग ₹15, क्योंकि शान का अमाउंट पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस में क्या है, शान की वैल्यू इनमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो शान को जो भी अमाउंट बचेगा हमारा, कितना 15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, आफ्टर रिमूविंग ₹15, सो दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 24, बिकॉज शान का वैल्यू लास्ट में गिवन है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा कि शान को जो अमाउंट मिला होगा -15 दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 24। तो अगर एक ही ऐसा ऑप्शन आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 355 -15 क्या है, 340 है, 340 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 24, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 495 -15 इज 480 विच इज मल्टीपल ऑफ 24, आंसर हो सकता है। 624 -15 करोगे तो ये तो इवन ही नहीं आ रहा है, आंसर नहीं होगा। 510 -15 अगेन इवन ही नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी डेफिनेटली ऑप्शन बी। क्लियर है, तो स्ट्रेट अवे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा।
अगर इतने ऑब्जर्वेंट रहोगे तो फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कुछ समय अपना बचा लोगे। अदरवाइज क्या करोगे, टोटल अमाउंट है हमारा 1105, 10 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कमल, 20 फ्रॉम विशाल एंड 15 फ्रॉम शान। तो 10 प्लस 20 प्लस 15 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से। सो -45, तो अमाउंट आ गया 1060 रुपीज। नाउ दिस 1060 रुपीज इज बेसिकली इन द रेशियो 11, 18, 24। तो 24 प्लस 18 42 प्लस 11 53 यूनिट्स टोटल है, विच इज 1060, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो अमाउंट विद शान इज 24 इंटू 20 480 रुपीज। और ये रिमूवल ऑफ 15 के बाद में है, तो प्लस 15 करना पड़ेगा। 495 रुपीज इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two mixtures A and B contain petrol and kerosene. A has 40% petrol and B has 60% petrol. If 8 liters of A and 12 liters of B are mixed together, so what will be the ratio of petrol and kerosene in the new mixture? So A में 40% पेट्रोल है, B में 60% पेट्रोल है, और A की क्वांटिटी इज 8 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ B इज 12 लीटर्स। ठीक है, तो चाहे तो 8 और 12 के हिसाब से एवरेज निकाल लो, वेट एवरेज निकाल लो, और या फिर इनका रेशियो लेके वेट एवरेज निकाल लो। ठीक है, रेशियो लेके चीज़ें ज़्यादा आसान रहती हैं। यहाँ पे तो वैसे भी आसान है, बट किसी और क्वेश्चन में अगर वैल्यूज टिपिकल होंगी तो रेशियो लेके चीज़ें ज़्यादा आसान रहेगी। तो 2 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो 80 प्लस 180 दैट इज 260/5। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पेट्रोल इज 52%। तो अगर 52% पेट्रोल है तो केरोसिन हमारा होगा 48, 52:48, यानी 13:12 विल बी द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन। हमेशा जब लास्ट में आंसर दो तो एक बार, क्योंकि देखो यहाँ पे 13:12 भी गिवन है और 12:13 भी गिवन है, और साथ में हमारा 13:8 भी गिवन है, 8:13, यानी कि अपोजिट रेशियोज भी गिवन है। दैट इज वाई ऑर्डर जरूर ध्यान दो कि पेट्रोल एंड केरोसिन ही हमारा ऑर्डर में मेंशन है, और हमने परसेंटेज पेट्रोल का निकाला है 52%। तो पेट्रोल इज टू केरोसिन 13:12 ही आएगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा, इसका ऑपोजिट कर देगा कि केरोसिन पहले लिख देगा, पेट्रोल बाद में लिख देगा, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio of 15:17. If 12 is added to each one of them, ratio changes to 17:19. तो find the sum of numbers. Sum of numbers क्या होगा? Again same question, same in the sense कि हमें क्या है, sum of numbers निकालना है। तो इनिशियली क्या है, 15:17 है। ठीक, क्योंकि इफ मेंशन जब भी कभी एग्जाम में इफ मेंशन है, इफ का मतलब क्या होगा, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा हुआ नहीं। ठीक है, सो इफ वी आर एडिंग 12, 12 ऐड करना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो यही रहेंगे 15:17। तो सम हमारा आ रहा है 32 यूनिट्स। तो आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 32। 32 का मल्टीपल सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। यही आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज हम देखते हैं कि इनिशियली हमारा नंबर्स हैं 15:17 के रेशियो में, और दोनों में हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही नंबर्स में हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा जो डिफरेंस है वो चेंज होगा? इफ यू आर एडिंग सेम नंबर टू ईच ऑफ दोज नंबर्स, तो डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली डिफरेंस हमारा 2 यूनिट्स का है, फाइनली रेशियो आ रहा है 17:19, फाइनली डिफरेंस यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का है। अगर नहीं होता तो डिफरेंस इक्वल करते और फिर कंपेयर करते, बट क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है तो 15 से 17 में 2 यूनिट्स का एडिशन हुआ है, 2 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 12। सो इफ 2 यूनिट्स इज 12, 1 यूनिट इज 6, तो हमारा नंबर आ जाएगा, टोटल सम है 32 यूनिट्स, तो आंसर आएगा 32 यूनिट्स इंटू 6, दैट इज 192। अगर जस्ट इनकेस डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो पहले हम डिफरेंस को इक्वल करते, उसके बाद में फिर कंपेरिजन करते। ओके, बाकी और लंबा मेथड तो फिर ये होगा कि 15x और 17x मान लिया नंबर्स को, ऐड किया 12, तो दैट विल इक्वल टू 17/90। पर ये इतना करने की जरूरत नहीं है जब इजीली सॉल्व हो रहा था, और इसमें तो इतना भी नहीं करना था, डायरेक्टली 32 का मल्टीपल ही देखना था, एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 11:13। इफ 45% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 594, देन 60% ऑफ द सेकेंड नंबर क्या होगा? 60% ऑफ द सेकेंड नंबर, तो 11:13 रेशियो आ रहा है ए एंड बी का। 45% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 45% यानी कि 9/20। तो 9/20 ऑफ द फर्स्ट नंबर अगर हमारा 13x है, तो 9/20 ऑफ दैट इज 594। 13 से सिंप्लाई कर लो। ठीक है, 13 4 52। एक सेकेंड,
फर्स्ट नंबर था, सॉरी। 11x इंटू 9/20, 11 सिंप्लीफाई कर लो तो 11 5 55, 54 आ गया, और 9 से 6 बचा, x इक्वल टू 120 आ गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हो गया। सेकेंड नंबर का 60% चाहिए। सेकेंड नंबर का 60% विल बी 6/10 या 3/5 इंटू 13x, 3/5 इंटू 13 इंटू 120, तो 24 इंटू 3 72, 720 प्लस 216, तो 936 विल बी आर आंसर, ऑप्शन बी। यही काम एक स्टेप में भी कर सकते थे कि हमें 45% फर्स्ट नंबर गिवन है, दैट इज 594। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 594, 45% हुआ 9/20, तो 20/9 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी आवर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ से सेकंड नंबर निकालो, क्योंकि रेशियो हमारा 11:13, तो सेकंड नंबर होगा इंटू 13/11, और फिर उसका 60% विल बी 3/5। तो 5 से बचा यहाँ पे 4, 11 से 54, 9 से 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 3 इंटू 13, दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज 936। ओके, next question. A box has apples and oranges. 2/3 of all the apples and 3/4 of all the oranges are rotten. Number of rotten apples equals number of rotten oranges. So what fraction of the total number of fruits in the box are rotten? 2/3 of all apples and 3/4 of all oranges are rotten. और ये equal भी है आपस में, क्योंकि number of rotten apples are equal to number of rotten oranges. So let us say apples are A, oranges are O. So 2/3 of A is equal to 3/4 of O. And hence apples and oranges का ratio will be equal to 3/4 into 3/2, so 9/8. So if there are 9 apples, 8 are oranges. 9 apples and 8 oranges are there. Yep, 9 multiple 9k apples and 8k oranges are there. Question asking what fraction of the total number of fruits in the box are rotten. तो अगर total fruits हमारे 9 + 8 हैं, in that case कितने apples हमारे rotten हैं, 2/3, यानी कि 2/3 of 9, 6 apples are rotten plus 3/4 oranges, तो 8 का 3/4, that will also be equal to 6, so 12/17 are rotten. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, ठीक है। Now this question, Gandhi Tube Bridge has a pole that divides the bridge into two parts in a manner such that the ratio of the larger part to the smaller part is m/n. It is found that the ratio of the length of bridge to the length of the smaller part is 6 times the ratio of length of the larger part to length of the bridge. Find the value of root of 25 plus mn into m square minus 4mn plus n square. अब देखने में क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, कॉशियसली करोगे तो डेफिनेटली सही कर पाओगे। पॉज करो वीडियो को और एक बार ट्राई करो अपने एंड पे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि देयर इज अ पोल that is dividing the bridge into two parts in a manner such that the ratio of the larger part to the smaller part is m/n. Let us say this is the bridge. So there is a pole and that pole is dividing the bridge into two parts in the ratio m/n. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा लार्जर पार्ट है उसका लेंथ m यूनिट्स ही है टोटल, ठीक है, और सेकेंड पार्ट का लेंथ n यूनिट्स है, तभी रेशियो m/n ही रहेगा, ठीक है। सो पहले पार्ट का लार्जर पार्ट का लेंथ इज m यूनिट्स और स्मॉलर पार्ट का लेंथ इज n यूनिट्स। फिर क्वेश्चन का इट इज फाउंड दैट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रिज टू लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो ब्रिज का लेंथ हो जाएगा m+n, तो लेंथ ऑफ ब्रिज टू लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट दैट विल बी m+n डिवाइड बाई लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट विच इज इक्वल टू n, ठीक है। सेकंड पार्ट स्मॉलर रखा है हमने और फर्स्ट पार्ट लार्जर रखा है, तो m+n बाई n, दिस विल बी द रेशियो, एंड दिस इज 6 टाइम्स रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट टू लेंथ ऑफ ब्रिज। लार्जर पार्ट है m, तो m अपॉन m+n का 6 टाइम्स होगा ये वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m+n इंटू m+n होल स्क्वायर, this will be equal to 6 times of mn. So m square plus n square plus 2mn is equal to 6 times mn. So m square plus n square minus 4mn, this comes out to be equal to 0. So यानी कि जो हमारा पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ 25, एंड हेंस आंसर विल बी इक्वल टू 5, ऑप्शन डी।
ठीक है, क्या है पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two candles have different lengths and different thickness. The shorter one would last 11 hours and the longer one would last for 7 hours. Both of them are lit at the same time and burn evenly. So after 3 hours, both have the same length remaining. So ratio of their original length क्या होगा? ठीक है, 3 hours के बाद में both have same length remaining. पहली वाली shorter one is lasting 11 hours and longer one is lasting 7 hours. ओके, तो 3 hours के बाद में अगर सेम लेंथ रिमेनिंग है, शॉर्टर वाली की स्पीड क्या, किस स्पीड से उसका डिक्रीज हो रहा है लेंथ, तो अगर शॉर्टर वाली का लेंथ एस मान लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्गर वन लेट अस से दैट इज इक्वल टू एल, तो शॉर्टर वन इज लास्टिंग 11 आवर्स. तो अगर 11 आवर्स लास्ट कर रही है तो 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज विल बी 1/11. और क्योंकि स्पीड लेंथ एस है तो एस बाई 11 से डिक्रीज होगा इन 1 आवर. तो 3 आवर्स के बाद में क्या हो जाएगा? दिस विल बी एस माइनस 3s/11. सिमिलर फॉर लॉन्गर वन, इट इज लास्टिंग 7 आवर्स, तो डिक्रीजिंग बाई l/7. सो l माइनस 3l/7 हो जाएगा लेंथ हमारा आफ्टर 3 आवर्स. और 3 आवर्स के बाद में लेंथ सेम है, सो दीज विल बी इक्वल. देखिए 8s/11 इज इक्वल टू 4l/7. So S by L comes out to be equal to 11/14. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, और इजीली हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अदरवाइज ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, ऑप्शन से भी हम ट्राई कर सकते थे कि ऑप्शन को चेकआउट कर लेते कि पहली वाली लास्ट करे 11 आवर्स, सेकंड वन इज लास्टिंग 7 आवर्स. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ट्राई करते लेते से हमने 7:11 को ट्राई किया पहले, तो फर्स्ट वन इज लास्टिंग 11 आवर्स, तो आफ्टर 3 आवर्स क्या बचेगा हमारा? 3 आवर्स के बाद में 11 में से 3 आवर्स चले गए तो बचे 8 आवर्स, यानी कि 8/11 लेंथ बचेगा. तो 7 इंटू 8/11 विल बी लेंथ फॉर द फर्स्ट वन. और सेकंड वन 7 आवर्स टोटल लास्ट करती है, 3 आवर्स के बाद में 4/7 बचेगा, तो 11 इंटू 4/7. अब क्या ये इक्वल आ रहे हैं? डेफिनेटली इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 11 आ रहा है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 7 आ रहा है. तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो इक्वल तो ऐसे भी नहीं हो सकते, सिंपलीफाई भी नहीं हो रहा. ठीक है, 11 या तो हमारे न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाए, तो वो भी नहीं होने वाला. और वही सेम का 7 का हाल है कि वो कैंसिल आउट नहीं होगा. तो 11 और 7 क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि आंसर हमारा 11:14 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा. तो उसका वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी ऑप्शन को भी चेक करके सॉल्व कर लेते हैं, तो भी एक अप्रोच हो सकता है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Another question on candles. Two candles of the same length are made of different materials so that one burns out completely in a uniform rate at a uniform rate in 3 hours and the other in 4 hours. At what time PM should the candle be lighted so that at 5 PM one stub यानी कि remaining part जो candle बचा है is twice the length of the other. ठीक है, सेम टाइम पे दोनों को लाइट किया गया सो दैट 5 PM पे एक का लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड का लेंथ. ओके, सो एट व्हाट टाइम शुड द कैंडल्स बी लाइटेड? अब फर्स्ट वन हमारी जो है दैट इज बर्निंग एट ए रेट इन 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में यानी कि फास्ट बर्न कर रही है. इनिशियल लेंथ सेम है दोनों का इस बार, और सेकंड वन इज बर्निंग एट द रेट ऑफ 4 आवर्स, यानी कि स्लो बर्न कर रही है. तो जो बर्न स्लो करेगी उसमें ज़्यादा लेंथ बचेगा, यानी कि एक्चुअल में जो स्टब है जिसका लेंथ ट्वाइस है दैट मस्ट बी द स्लोअर वन, है कि नहीं? ठीक है, तो लेट अस अज्यूम करते हैं कि उनका जो इनिशियल लेंथ है दैट इज 1 यूनिट. इनिशियल लेंथ फॉर द स्लोअर एज वेल एज फास्टर फॉर बोथ द कैंडल्स, क्योंकि लेंथ सेम है, तो लेट अस से दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो जो हमारी स्लोअर वाली है इसका जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे तब तो 1 यूनिट लेंथ है, और लेट अस से टी टाइम तक बर्न करने के बाद में इट इज ट्वाइस द लेंथ. 5 PM पे टी आवर्स हो चुके हैं लेट अस से, तो 1 माइनस टी बाय 4, क्योंकि 1 आवर में 1/4
कम होगा इसका लेंथ, इजंट इट सो? तो टी आवर्स में t/4 कम होगा, तो 1 - t/4 विल बी द लेंथ फॉर द स्लोअर वन। और फास्टर वन का लेंथ क्या होगा? सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो 1 - t/3, बिकॉज 1/3 इन 1 आवर, तो t/3, और 1 - t/4 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 - t/3। ठीक, हमने दोनों का लेंथ 1 अज्यूम कर लिया, लेंथ सेम था। अगर लेंथ में रेशियो गिवन होता, फॉर एग्जांपल रेशियो होता 1:3, तो हम मान लेते कि एक का लेंथ 1 है, एक का लेंथ 3 है, और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते। पर क्योंकि यहाँ पे रेशियो हमारा लेंथ जो है वो इक्वल है, 1:1 है, तो दोनों का लेंथ हमने 1 मान लिया। लेंथ एल भी मान सकते हो, पर एल कैंसिल आउट हो जाएगा इन एनी केस, तो 1 ही मान लो लेंथ। ठीक है, तो दोनों का लेंथ 1 है, और अगर लेंथ 1 है तो जो कैंडल हमारी 3 आवर्स में कंप्लीटली बर्न आउट हो रही है, उसका स्पीड ऑफ बर्न आउट क्या होगा? स्पीड ऑफ डिक्रीज इन लेंथ विल बी 1/3, और जो 4 आवर्स में बर्न आउट हो रही है दैट विल बी 1/4, एंड टी आवर्स में दैट विल बी t/3 एंड t/4 रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड वाला विल बी 1 - t/4, एंड फॉर फर्स्ट वन दिस विल 1 - t/3। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि वंस तब इज ट्वाइस दैट लेंथ ऑफ द अदर, और क्योंकि जो फास्टर बर्नआउट हो रही है, जो जल्दी बर्नआउट हो रही है, उसकी लेंथ जल्दी कम होगा, इजंट इट सो? सो यानी कि जो स्लोअर बर्नआउट हो रही है उसका लेंथ होगा ट्वाइस, तो 1 - t/4 विल बी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ 1 - t/3। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 1 - t/4 इज इक्वल टू 2 - 2t/3, सो 2t/3 minus t/4 is equal to 2 - 1, which is equal to 1. So 8t minus 3t/12, which is 5t/12 is equal to 1. और यहाँ से t is equal to 12/5 आ जाएगा, which is 2 and 2/5 hours. So 2 hours and 2/5 is 24 minutes. तो 5 PM से 2 hours 24 minutes पहले हमें लाइट करना पड़ेगा दोनों कैंडल्स को, तो आंसर विल बी 2:36 PM, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 persons hired a taxi for rupees 6,000. The first person paid 1/2 of the sum of amounts paid by other persons. The second person paid 1/3 of the sum of amounts paid by the other persons. And the third person paid 1/4 of the sum of amounts paid by other persons. तो amount paid by the fourth person क्या होगा? ठीक है, सो जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि फर्स्ट पर्सन ने पे किया है 1/2 अमाउंट पेड बाय अदर पर्संस, ठीक है, तो टोटल का 1/2 नहीं किया है, जो बाकी लोगों ने पे किया उसका 1/2 पे किया है, तो दैट इंप्लाइज लेट अस से फर्स्ट पर्सन एंड अदर्स। सो इफ अदर्स हैव पेड 2 यूनिट्स, तो फर्स्ट पर्सन हैज पेड 1 यूनिट, यानी टोटल पेमेंट 3 यूनिट्स हुआ है। तो फर्स्ट ने कितना पे किया? फर्स्ट ने 1/3 पे किया है, 1/3 ऑफ टोटल। ठीक है, इन जनरल अगर अदर्स ने पे किया है n यूनिट्स, फर्स्ट ने पे किया है 1 यूनिट, यानी 1/n पे किया है कि नहीं? 1/n किसका? 1/n ऑफ अदर्स, टोटल का नहीं। सो टोटल इज n + 1, so in that case first has paid 1/n + 1 of total. If first person has paid 1/n of others, then that person has paid 1/n + 1 of total, isn't it so? ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि there is first person, second person, third person and then finally fourth person. The first person has paid half of sum of amount paid by others, तो half of others यानी कि 1/3 of total, तो 1/3 of total कितना होगा? 2000 होगा, 2000 होगा। सेम लॉजिक, सेकंड पर्सन पेड 1/3 ऑफ पेड बाय अदर्स, ठीक है, अदर्स में फर्स्ट वाला भी आ जाएगा, तो अदर्स का 1/3 पे किया है, तो अगर अदर्स का 1/3 पे किया है तो क्लियर सी बात है कि टोटल का 1/4 पे किया, 1/4 यानी 1500 रुपीज पे किया है। थर्ड पर्सन पेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ अमाउंट पेड बाय अदर्स, 1/4 ऑफ अदर्स यानी कि 1/5 ऑफ टोटल, दैट विल बी 1200। फर्स्ट थ्री का वैल्यू मिल गया, इस समय फोर्थ का वैल्यू मिल जाएगा 2000 + 1500 + 1200, दैट विल बी इक्वल टू 4700 रुपीज। टोटल अमाउंट 6000 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6000 में से, आंसर आ जाएगा फोर्थ मस्ट हैव पेड 1300 रुपीज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। Okay, next one. Two numbers are such that their product, their sum and their difference are in the ratio 24:7:1, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट, सम एंड डिफरेंस का रेशियो है 24:7, तो मान लिया 24x हमारा प्रोडक्ट है, 7x इज सम एंड 1x या x है हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो नंबर्स अगर हमारे a एंड b हैं तो a + b = 7x एंड a - b = x, तो यहाँ से नंबर्स मिल जाएंगे। जब सम और डिफरेंस दोनों को ऐड करोगे तो एक नंबर मिलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो 7x + x ऐड करने पे ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो दिस विल बी 2a
इज इक्वल टू 8x, यानी कि a हमारा इक्वल टू 4x आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करते ही b विल बी इक्वल टू 3x आ जाएगा, क्योंकि 2b 6x है तो b हमारा 3x है, तो a 4x आ गया, b आ गया 6x, और प्रोडक्ट हमारा a इंटू बी. सो 4x इंटू 3x, दिस इज इक्वल 24x. सो 12x स्क्वायर इज इक्वल 24x. x यहाँ से इक्वल टू 2 आ जाएगा. अगर ये हमारा एल्जेब्रा में इक्वेशन में आते तो x इक्वल टू 0 भी पॉसिबल था, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बट हमें यहाँ क्लियरली पता है कि नंबर्स जो हमारे वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, x इक्वल टू 2 होगा. एल्जेब्रा में करते तो डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको करते 12x को कॉमन लेते हैं और फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 आता है, तो x या तो 0 होता है या फिर इक्वल टू 2 होता है. ठीक है, पर यहाँ पे क्योंकि अरिथमेटिक में पता है कि x 0 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 2 ही हमारा सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्ट क्या होगा. प्रोडक्ट हमारा है 24x, और क्योंकि x इक्वल टू 2 है तो 24 इंटू 2 यानी कि 48 विल बी आवर प्रोडक्ट. ऑप्शन बी इज द आंसर. एक नंबर हमारा 8 होगा, दूसरा होगा 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B share a piece of land. The ratio of the area of A's portion to area of B's portion is 2:3. They each grow wheat and barley on their pieces of land. The entire land is covered by wheat and barley in the ratio 7:3. On A's land, ratio of wheat to barley is 4:1. So ratio of wheat to barley for B's land क्या होगा. ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड शेयर करते हैं और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एज पोर्शन टू एरिया ऑफ बीज पोर्शन इज 2:3. दिस इज 2:3. And they each grow wheat and barley on their pieces of land. Entire land is covered by wheat and barley in the ratio 7:3. तो टोटल अगर 2:3 हमारा रेशियो आ रहा है ए और बी के पीस ऑफ लैंड का, टोटल लैंड कितना हुआ 5 यूनिट्स, और टोटल लैंड में व्हीट और बार्ले का रेशियो क्या है 7:3 है. तो इस 7 + 3 ऐड करोगे 10 आ रहा है, तो पहले तो इक्वल कर दो, इनको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो. ठीक है, सो ए का लैंड आ गया 4 यूनिट्स, बी का लैंड आ गया 6 यूनिट्स, और हमें ये पता है कि व्हीट एंड बार्ले का रेशियो ओवरऑल में दैट इज 7:3. फर्दर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन एज लैंड रेशियो ऑफ व्हीट टू बार्ले इज 4:1. तो ए के लैंड में 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हीट एंड बार्ले को. ठीक है, तो अगर ए का लैंड हमारा 5 यूनिट्स होता है तो 4 यूनिट्स होता है उसमें से व्हीट और 1 यूनिट होता है उसमें बार्ले. तो ये काम और करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं और चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारा टोटल लैंड अगर 100 यूनिट्स है तो आउट ऑफ 100 यूनिट्स 40 यूनिट्स ए के पास में है, 6 यूनिट्स बी के पास में है, और टोटल 100 में से 70 यूनिट्स व्हीट है और 30 यूनिट्स बार्ले है. एज फार एज ए इज कंसर्न, तो ए के लैंड में व्हीट कितना है, व्हीट है 4/5, तो 40 का 4/5 विल बी इक्वल टू 32, एंड बार्ले विल बी इक्वल टू 8. टोटल बार्ले इज 30 यूनिट्स, बट ऑन एज लैंड दैट इज 8 यूनिट्स, तो बी के लैंड पे बार्ले कितना होगा 22, और टोटल बी का लैंड इज 60, तो व्हीट विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन व्हीट एंड बार्ले पूछ रहा है ना, हाँ, तो व्हीट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 38. तो रेशियो ऑफ 38:22 विल बी फॉर व्हीट एंड बार्ले ऑन बीज लैंड, तो आंसर विल बी 19:11. अगेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, 19:11 इज द आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि 11:19 भी गिवन है, दैट इज वाई. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे इसको एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे कि हमें पता है कि ए और बी का जो लैंड है दैट इज इन द रेशियो 2:3, एंड ऑन एज लैंड रेशियो व्हीट टू बार्ले इज 4:1, और ओवरऑल दैट इज 7:3. तो अगर हम सिर्फ व्हीट पे फोकस करें तो ओवरऑल व्हीट इज 70%. अगर व्हीट 7:3 है यानी कि व्हीट इज 70% ऑन टोटल लैंड, है कि नहीं. और एज फार एज ए इज कंसर्न, इन एज लैंड रेशियो ऑफ व्हीट टू बार्ले इज 4:1, यानी कि व्हीट कितना है 4:1 यानी 4/5, तो व्हीट इज 80%, 80% ऑन एज लैंड, और ओवरऑल है 70% टोटल का. ठीक है, सो अप्लाई कर दो तो वहां से हमें बी के लिए वैल्यू मिल जाएगा. तो 2 इंटू 80% यानी 2 इंटू 0.8 प्लस 3 इंटू 3 के लिए मान लेते हैं कि x है, b के लिए x है, हीट डिवाइड बाई 2 + 3, दिस इज इक्वल टू 0.7. तो 1.6 + 3x, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 0.7 दैट इज 3.5. तो 3x इज इक्वल टू 1.9, x हमारा इक्वल टू आ गया 1.9/3 विच इज 19/30. और x क्या है हमारा, व्हीट का प्रोपोर्शन है, तो व्हीट अगर 19 है टोटल 30 है,
वीट 19 है तो वीट 19 हो गया और बार्ले 11 हो जाएगा बचा हुआ, टोटल 30, तभी तो 30 आएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन्स ए बी सी एंड डी invested in a business in the ratio 7:10:12:8. Person A stayed in the business for 8 months, B stayed for 6 months, C for 9 months, and D stayed for 12 months. If the total profit earned was rupees 72,000, what would be the difference between shares of B and C? Okay, so A, B, C, D. Invested amount is in the ratio 7, 10, 12, and 8. And investment period for A is 8 months, for B is 6 months, for C is 9 months, and for D, that is 12 months. The profit earned will be in the ratio profit is always proportional to investment into time. So 7 to 10, 8, 56 is to 60 is to 108 and is to 96. अब 4 से पूरा रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 14 is to 15 is to 27 is to 24. और क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। टोटल कितना आ रहा है? 14 प्लस 15 29 प्लस 27 56 प्लस 24 80 यूनिट्स। और डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 27 और 15 12 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो 12/80 of total will be the difference. 12/80 into 72,000. So 900 into 12, that will be 10,800 rupees. Option B will be the answer. Okay. Next question. Ratio of incomes of P and Q is 16:9 and ratio of their expenditures is 8:5. Saving of P is 220% more than that of Q. R earns 25% less than P and spends 20% more than Q. So what is the ratio of P's income to R's earning? Income of P and Q are in the ratio 16:9 and this is income, and expenditure का ratio for them is 8:5. And saving of P is 220% more than that of Q. 220% more than है, 220% है नहीं, more than है। 220% भी 220/100 या 11/5। ठीक है, तो 11 more than 5। तो P का savings is 11 more than 5 और savings क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, that will be savings. So अगर savings of Q is equal to 5 तो for P that will be 5 plus 11, 16 यूनिट्स, 16:5 रेशियो आएगा। अब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, तभी तो हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। तो मान लेते हैं इनकम हमारी है 16x एंड 9x और एक्सपेंडिचर है 8y एंड 5y। तो 16x माइनस 8y डिवाइड बाई 9x माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 16/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 8 कॉमन आ रहा है, वो हमारा राइट हैंड साइड से भी कैंसिल आउट होगा। 8 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 5 into 5, this will be equal to 16 into 9x minus 5y. So 10x minus 5y is equal to 18x minus 10y. So 8x is equal to 5y. X by y will be equal to 5/8. x by y 5/8 आ गया। x को 5 मान लेते हैं, y को 8 मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें p और q का इनकम और एक्सपेंडिचर का वैल्यूज मिल जाएगा रेशियो में, क्योंकि r के लिए भी हमें उसी कंपेरिजन वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स फॉर p, फॉर q एंड फॉर r। और p वैल्यूज विल बी x इज इक्वल टू 5 है तो 16 इंटू 5 80, 9 इंटू 5 45। और क्वेश्चन ये कह रहा है आर अर्न्स 25% लेस देन पी। तो पी अर्न कर रहा है 80, 80 का 25% हो गया 20, तो आर मस्ट बी अर्निंग 60 यूनिट्स एंड स्पेंड्स 20% मोर देन क्यू। एक्सपेंडिचर के लिए वाई क्या है? वाई इज इक्वल टू 8 है, तो 8 इंटू 8 64 फॉर पी, 5 इंटू 8 40 फॉर क्यू। सो इन दैट केस आर का एक्सपेंडिचर क्या होगा? 20% मोर देन क्यू, तो 40 प्लस 20% ऑफ 40 विच इज इक्वल टू 8, 48 विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ आर, तो सेविंग्स आ जाएगा 12 फॉर आर। क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीज इनकम टू आर सेविंग्स। पी का इनकम है 80, आर का सेविंग्स है 12, 80:12 या 20:3। ऑप्शन बी विल बी आर आंसर।
ओके 20:3 आंसर हो जाएगा हमारा। सो इतने ही क्वेश्चंस थे इस सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ में आएंगी, और इस सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।